अमेरिका ईरान के युद्ध के कारण सप्लाई लाइन प्रभावित, दुनिया के अंदर तमाम क्षेत्रों में तेल की कीमतें आसमान छू रही है। हमारे यहां मुद्दा बनाने का प्रयास, जिस अमेरिका के पास अपनी ऊर्जा के स्रोत हैं, उस अमेरिका में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम दुगने से अधिक हुए हैं। मोदी जी के 12 साल के जश्न मना रहे, शर्म आनी चाहिए इनको। तो जो 70 साल में स्पीड नहीं हुई वो आपने 12 साल में कर दी। नाम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कहाँ भैया, रोम में हो कि बांसुरी बजाएंगे, आग लगी हुई है। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। 28 फरवरी को मिडिल ईस्ट में युद्ध की शुरुआत हुई और उसके बाद से आज तक हालात सामान्य नहीं हो पाए। कोशिशें कई बार हुई, नाकाम हो गईं। इस्लामाबाद टॉक्स को लेकर वॉशिंगटन तक दोनों कूटनीतिक कार बैठे, दोनों पक्षों के, लेकिन काम हुआ नहीं। अब हालत यह है कि हमले बढ़ने से इसका जो खामियाजा है वो दुनिया के कई देशों को भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती तनातनी की वजह से पूरी दुनिया में ईंधन सेक्टर में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की स्वतंत्रता बरकरार हो सके या आवाजाही सामान्य हो सके, इसके लिए भी कई प्रयास किए गए, लेकिन हर बार बाधाएं दिखती रहीं। कभी ईरान समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने की कोशिश करता है, तो कभी अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला कर दिया जाता है। यह सिलसिला बीते कई महीनों से चल रहा है, लेकिन युद्ध विराम तक अब तक दोनों देश नहीं पहुंच पाए। पहले यह खबर आई कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाव पर हमला कर दिया। उसके कुछ घंटों के बाद यह खबर आई कि ईरान ने अमेरिका के MQ-9 रियर ड्रोन को मार गिराया। ईरान की RGC ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन ईरान के हवाई क्षेत्र में घुसने की वजह से मार दिया। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जाता है तो अमेरिका को ईरान की तरफ से जोरदार जवाब दिया जाएगा। ईरान के हमले से पहले अमेरिकी सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास बारूदी सुरंग बिछा रही ईरानी नाव को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना का आरोप है कि बारूदी सुरंगों को बिछाने से अंतर्राष्ट्रीय जहाजों और अमेरिकी युद्धपोतों को खतरा हो सकता है। पूरी दुनिया इस युद्ध के रुकने का इंतजार कर रही है। ईरान और अमेरिका के बीच जंग कब रुकेगी, सबको बेसब्री से इंतजार है, लेकिन ट्रंप का कहना है कि वो ईरान के साथ ओबामा जैसी डील नहीं करेंगे। हालांकि अमेरिका की तरफ से ईरान की जो संपत्तियां फ्रीज की गई हैं उन्हें रिलीज करने को लेकर बातचीत जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सफलता किसी स्तर पर नहीं मिल रही है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान ने कहा है कि ईरान में कोई भी बड़ा फैसला सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बिना नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही ईरान की तरफ से लेबनान और हिजबुल्लाह के समर्थन में संदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि ईरान हमेशा इजराइल के खिलाफ लेबनान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ खड़ा है। फिलहाल ईरान की तरफ से 5 बड़ी शर्तें रखी गई हैं, जिसमें लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करना, दोबारा हमला ना हो इसकी गारंटी सुनिश्चित करना, नौसैनिक नाकेबंदी को हटाना, हॉर्मुज पर ईरान का संपूर्ण नियंत्रण स्वीकार करना, तेल पर लगे प्रतिबंधों को हटाना और ईरान की जब्त संपत्तियों को वापस करना शामिल है। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी का कहना है कि अगर अमेरिका की तरफ से ईरान की शर्तों पर विचार किया जाता है तो युद्ध 30 से 60 दिन में बातचीत के जरिए समाप्त हो सकता है। बाकी के मुद्दों पर आगे बातचीत होगी। फिलहाल जिस तरह की तनातनी के माहौल को लेकर के पूरी दुनिया चिंतित है, उसमें ऊर्जा संकट ने कई देशों के सामने विकराल समस्या पैदा कर दी है। तेल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। कच्चे तेल के जो दाम आज से 10 साल के बाद होने चाहिए थे, वो अभी से सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। युद्ध के बाद कच्चे तेल के दामों में हुई बढ़ोतरी ने अब आम आदमी की कमर तोड़ना भी शुरू कर दिया है, जिससे लोगों का बजट बिगड़ रहा है। कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। सवाल यह है कि आखिर यह युद्ध कब रुकेगा? क्या अमेरिका की तरफ से ईरान की शर्तें मानी जाएंगी? क्या ईरान और अमेरिका बातचीत के जरिए किसी नतीजे पर पहुंचेंगे?
या फिर स्थिति और ज्यादा खराब होने वाली है। हम इन सब पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण बयान जो दिन भर सुर्खियों में रहे। हमारे यहां मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस अमेरिका के पास अपनी ऊर्जा के स्रोत हैं, उस अमेरिका में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम दुगने से अधिक हुए हैं। महंगाई वहां चरम पर है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको लगातार कंट्रोल किया जा रहा है, लगातार नियंत्रित किया गया है। उस सब के बावजूद मुद्दा बनाने का काम होता है। अर्थव्यवस्था के लिए कुछ बड़ी चुनौतियां उभर करके आई है। अमेरिका, यूरोप, दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में जो कच्चे तेल के मूल्य में उछाल की वजह से महंगी दरों पर बेचे जा रहे हैं पेट्रोलियम पदार्थ, उसके मुकाबले भारत में ये उस तरह की बढ़ोतरी नहीं है। कच्चे तेल में कमी आई है, लेकिन पेट्रोल की कीमत में 42.8% और डीजल की कीमत में 67.9% की वृद्धि हुई है। और डॉलर जो है उसकी स्पीड इतनी बढ़ी कि आप 70 साल के अंदर कहते थे जो 70 साल में स्पीड नहीं हुई वो आपने 12 साल में कर दी। 58 रुपए 59 पैसे से बढ़कर के आज 57 रुपए टच कर रहा है, 100 रुपए पर टच कर जाएगा आने वाले 15 दिन के अंदर। इस बात को समझने के लिए किसी को रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है। अगर आपको स्मरण हो तो प्रतिदिन जब आपसे बातचीत होती है, मैंने कहा कि जब तेल की कीमतें और न्यूनतम स्तर पर थी तो उसका बेनिफिट कंज्यूमर को नहीं मिल रहा था। तेल कंपनियों ने मतलब अंधाधुंध मुनाफे कमाए। आज थोड़ी इंस्टेबिलिटी आई थी बीच में, क्या राष्ट्र हित में इन कंपनियों को त्याग नहीं करना चाहिए था? सीएनजी के रेट 2 रुपए बढ़ गए। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। करीब 8 रुपए तक पेट्रोल के दाम बढ़ गए और इसके कारण पूरे देश के अंदर तमाम खाने पीने की चीज़ें हों, कैब हो, ऑटो हो, सब चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। और उसका मेन कारण ये है कि सरकार रूस और ईरान से तेल नहीं खरीद रही। अमेरिका के दबाव में सरकार जो है इन दोनों देशों से तेल नहीं खरीद रही, जिसके कारण ये दाम बढ़ रहे हैं। जिस तरीके की स्थिति इस समय बनी हुई है ये बड़ी खतरनाक है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि अमेरिका अपनी तरह से चाहता है कि ईरान उसके साथ में आ जाए। ईरान की समस्या यह है कि उसके बहुत सारे टॉप लीडर्स मारे गए हैं। जिस तरीके की स्थिति ईरान के भीतर बनी हुई है उसको लेकर के वो अमेरिका की जैसे कह रहा है उस तरीके से चलना उसके लिए संभव नहीं है। इसके साथ साथ लेबनान और उधर अमेरिका के लिए इजराइल, ये दोनों आपस में एक उलझे हुए मसले की तरह हैं। जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के जितना ईरान से तनातनी चल रही है उससे कहीं ज्यादा उन दोनों देशों के लिए भी एक चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ में अनिल गोयल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर रत्ना पांडे जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। डॉक्टर एपी तिवारी जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। कर्नल दिनेश शर्मा जी हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। करोरी सिंह जी विदेश मामलों के जानकार के रूप में हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करोरी जी आपसे करूंगा। जिस तरीके की स्थिति इस समय बनी हुई है, ईरान और अमेरिका के बीच में एक तरफ युद्ध को रोकने की बात हो रही है, एक तरफ कहा जा रहा है कि युद्ध थम गया, दूसरी तरफ आज यह खबर आई कि एक नाव पहले गिराई गई, उसके बाद ईरान ने भी पलट करके मारा है उनके ड्रोन को। क्या जो विदेश मामलों के कूटनीतिज्ञ हैं उनके लिए एक चुनौती है ये, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है खासतौर से अमेरिका के एंड पे? कि अभी जो इंसिडेंट हुआ है उसी समय कतर में नेगोशिएशन की प्रक्रिया भी चल रही है। दोनों पक्षों के बीच में कतर मीडिएट कर रहा है, पहले पाकिस्तान मीडिएट कर रहा था। लेकिन ये घटना किस रूप में हुई है
क्योंकि एक तो यह है कि कोई औपचारिक सीज फायर दोनों के बीच में कभी हुआ ही नहीं। सीज फायर इस रूप में हुआ कि 8 अप्रैल को अमेरिका ने यह कह दिया कि हम युद्ध बंदी करते हैं, तो ईरान ने ये माना कि हम तो रिटालिएटरी करते हैं, अगर आप अटैक नहीं करेंगे तो युद्ध होगा ही नहीं। वो सीज फायर हुआ था, औपचारिक रूप से कोई एग्रीमेंट दोनों पार्टियों के बीच में नहीं हुआ। अब ये स्थिति बनी है तो दोनों ने हॉर्मुज को ब्लॉकेड कर रखा है। अमेरिका ने अलग तरीके से कर रखा है इंटरनेशनल वाटर में, ईरान ने अपना जो टेरिटोरियल वाटर है उसमें ब्लॉक कर रखा है। तो ईरान ने अभी एक पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी बनाई है, एक संगठन बना, जो संस्थागत पक्ष बनाया संस्था, उसने एक नक्शा जारी किया है और उसमें यह स्पष्ट किया कि ये तो इतना तो हॉर्मुज स्टेट है और ये इसके साइड की जगह है, दोनों साइड में, जिसको ईरान ने कंट्रोल कर रखा है, ईरान के कंट्रोल में है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अमेरिका ने ब्लॉकेड कर रखा है और ईरान ने कर रखा है उसमें कहीं कंफ्यूजन है दोनों में। तो हो सकता है कि अमेरिका के कुछ शिप हैं या वेसल्स हैं, वो तो ईरानियन कंट्रोल में एरिया है उसको उसमें आ गए हों, तो ईरान ने स्ट्राइक किया हो। अब दोनों कह रहे हैं कि हमने तो पहले नहीं किया, वो कह रहे हैं हमने भी नहीं किया, हमने सेल्फ डिफेंस में किया है। लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि हमने सेल्फ डिफेंस में उनके कई बोट को खत्म कर दिया है जो माइंस बिछा रहे थे। इसका अर्थ है कि वो ईरानियन कंट्रोल में बिछा रहे थे। अमेरिका ये मान के चल रहा होगा कि वो अमेरिका का ब्लॉकेड का एरिया है उसमें बिछा रहे होंगे। और इसमें जो रिटालिएशन में किया उसमें एक तो बंदर अब्बास उनका नेवल बेस है, वहां पे स्ट्राइक किया है और कुछ बोट उन्होंने डुबो दिए हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट मुझे नहीं लगता कि दोनों ही साइड ये कह रहे हैं कि हमारे नेगोशिएशन प्रोसेस है उस पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब अभी दोनों ये चाहते हैं कि नेगोशिएशन की प्रक्रिया चले, अमेरिका भी चाहता है और ईरान भी चाहता है, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कुछ ऐड हो गई है। ऐड इसलिए हो गई है कि ट्रंप साहब ने यह कहा कि अब्राहम अकॉर्ड का मुद्दा जो पहले नेगोशिएशन प्रोसेस में था ही नहीं, उसको और ले आए हैं। तो जो नेगोशिएशन प्रोसेस का दायरा है वो बढ़ गया है। इसके जवाब में ईरान ने भी हुती का जो यमन का है, लेबनान का है, वो मामला ले आए हैं। तो अब जिस तरीके से बढ़ रहा है मुझे लगता है ये अल्टीमेटली पहुंचेगा पैलेस्टाइन इजराइल का जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है वहां तक पहुंचेगा। तो मामला कॉम्प्लेक्स हो गया। अब केवल इतना नहीं है कि ईरान और अमेरिका में कोई समझौता हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए। अब समझौते के लिए देखिए ईरान बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है, ईरान की भाषा यह है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हम बात कर रहे हैं, डील पे नहीं। डील तो बाद में होगा, अभी तो एक समझ विकसित होगी और उस समझ पे सहमति बनेगी और उसके बाद एग्रीमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सीज फायर को फॉर्मलाइज करना चाहते हैं कि 2 महीने का सीज फायर हो, 1.5 महीने का हो या 2.5 महीने, 3 महीने, कितना भी हो, सीज फायर एक फॉर्मलाइज हो जाए और फॉर्मलाइज सीज फायर होने के बाद में बातचीत चलेगी। अमेरिका ने ये, ट्रंप साहब ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो या तो अमेरिका को दे दें, नहीं डिस्ट्रॉय कर दें। और मुझे लगता है कि ईरान इसके लिए कभी तैयार नहीं होगा। तो क्या फिर युद्ध की तरफ जा सकते हैं अगर कतर की जो बातचीत है वो सफल नहीं होगी? तो मुझे लगता है कि वो उस स्थिति में नहीं जा सकते, एस्केलेट नहीं होगा। आप पूछेंगे क्यों नहीं होगा? मुझे लगता है कि ट्रंप साहब जब अपने बेटे की शादी में नहीं जाके व्हाइट हाउस आके मंथन कर रहे थे, ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से नेगोशिएशन में बढ़ सकते हैं और नेगोशिएशन नहीं होता है तो मिलिट्री एक्शन किस तरह का ले सकते हैं। उसमें एक ऑप्शन ये आया कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको जैसे वेनेजुएला में मदुरो को लिफ्ट किया था, उस यूरेनियम को हम क्या लिफ्ट कर सकते हैं, उस पर काफी मंथन हुआ और उसमें अल्टीमेटली ये हुआ कि जहां वो लोग रखा गया है वो पहाड़ी क्षेत्र में सैकड़ों फीट नीचे है। अगर वहां आप अपने कमांडोज भेजेंगे, अपनी फोर्स भेजेंगे
तो फोर्स वहां पहले तो पहुंचेगी नहीं, पहुंच गई तो उसको ढूंढना, और फिर मान लीजिए आपने ढूंढ भी लिया तो वापस वहां से उड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां कोई हवाई पट्टी आसपास नहीं है। तो वो बहुत रिस्की लगा तो उसको ड्रॉप कर दिया, वो नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि मिलिट्री एक्शन से कोई फायदा होने वाला नहीं है, उस दिशा में नहीं जा रहे हैं। अब जब बातचीत हुई ट्रंप साहब में और नेतन्याहू में, तो नेतन्याहू ने कहा कि आप तो समझौता करके जा रहे हैं, मेरा क्या होगा? इसका मतलब इजराइल का क्या होगा? इजराइल चारों तरफ से दिन से घिरा हुआ है, एक तरह का इजराइल को इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने कहा आप चले जाओगे, हमारा क्या होगा? और इसलिए ट्रंप साहब अब्राहम अकॉर्ड्स को लाए हैं, और जितने अरब कंट्रीज हैं, इवन ईरान सहित, वो ये चाहते हैं कि वो इजराइल को मान्यता दे दें और इजराइल को सुरक्षित होने का एक एहसास हो जाए। ठीक है करोड़ साहब, आपने बड़े विस्तार में इस पूरी चर्चा का जो शुरुआत है उसको समझाने की कोशिश की है। हम धीरे धीरे इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ में एपी तिवारी जी हैं। तिवारी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि दुनिया की इकोनॉमी जिस तरीके से प्रभावित हुई है इस पूरे युद्ध की वजह से, उसमें अमेरिका अपना फायदा आज भी ले रहा है। उसकी अपनी इकोनॉमी, हम देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ी या अमेरिका के अंदर की जो भी स्थिति हो, लेकिन उसके अपने आंकड़े लगातार ग्रोथ रेट पे जा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या ये अमेरिका जो लीड लेना चाहता था, या जो ट्रंप का बेसिक नेचर है कि हम कारोबार करेंगे, हम बिजनेस करेंगे, ये लाइन जो वो लगातार कहते हैं हम ट्रेड करेंगे, तो इस जगह पर वो अपने मकसद में कामयाब हैं या फिर ये आंकड़ों की बाजीगरी है? देखिए शेखर जी, मुझे ऐसा लगता है जो तथ्य है उनके आधार पर कि अमेरिका की स्थिति, जो आर्थिक स्थिति उनकी अंदरूनी है, वो उतनी ठोस नहीं है जितनी की प्रोजेक्ट की जाती है अमेरिका द्वारा। 150% लगभग डेट जीडीपी रेशियो है अमेरिका का। आमने सामने अगर भारत को देखें तो 80%। इस पैमाने पर भी ग्रोथ रेट स्वाभाविक है कि उसने ऊंची ग्रोथ रेट पहले हासिल कर ली है, तो उसका गणित होता है कि उनकी ग्रोथ रेट नरम चल रही है, कम चल रही है तुलना में भारत के। आमने सामने अगर ऐसे रखे हैं, लेकिन जहां तक कीमतों का सवाल है, कीमतें बढ़ी हैं अमेरिका में ज्यादा तुलना में भारत के, क्योंकि आमने सामने भारत पर जो निहितार्थ है, भारत पर जो इंपैक्ट है इस संकट का, इस युद्ध का, उसे तो आंकना पड़ेगा। जो फिस्कल प्रेशर्स हैं, जो खजाने पर वहां दबाव है, वो अपनी जगह, क्योंकि रक्षा पर खर्च उनका अकूत तरीके से हो रहा है। हालांकि हम सभी जानते हैं इस बात को कि अमेरिका की जो विकास की स्थिति है, औद्योगिक विकास की स्थिति है, वो बहुत कुछ टिकी हुई है MIC पर, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस पर। तो ऐसे में एक होता है कि यथार्थ कुछ और है, मिथक कुछ और गढ़ा जा रहा है। अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है, और ये नुकसान यदि ये तनातनी बनी रही या तनाव बना रहा, तो मैं समझता हूं और ज्यादा होगा, और इसका खामियाजा तो उसे भुगतना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका करे क्या, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। युद्ध की शुरुआत तो अमेरिका ने की। जी, एक चीज ये भी जरूरी है समझना, अमेरिका की इकोनॉमी के बारे में आपने रोशनी डाली है अपनी बात में, लेकिन उसके साथ साथ भारत को भी कंपेयर किया, यहां तक तो ठीक है, लेकिन जो भारत का अड़ोस पड़ोस है उसकी इकोनॉमी पर भी रोशनी डालना इसलिए जरूरी है कि फर्ज कीजिए कि हम बहुत संपन्न हैं या अपनी तरह से ठीक ठाक खा पी रहे हैं, लेकिन अड़ोस पड़ोस में अगर स्थितियां बिगड़ती हैं तो नोच खसोट और लूटमार इस तरीके की आदतों से, मतलब कोई भी देखा ही है आपने, दो चार हो ही जाता है। तो देशों के साथ में भी वही स्थिति है, तो जरा सा अगल बगल का भी हमें जायजा ले लेना चाहिए आपकी बात से। देखिए, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, इस युद्ध के पहले ही वहां की माली हालत खस्ता रही है, सभी जानते हैं इस बात को, पूरी दुनिया में बात फैली हुई है। चाहे वहां का ऋण हो या ग्रोथ रेट पस्त पड़ी है, महंगाई दर कह सकते हैं बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, खजाने की भी हालत बहुत कमजोर है। अब दूसरी बात आती है कि पड़ोसी देश
अगर है तो बांग्लादेश है, वहां की भी स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण इसकी कड़ी है कि अगर देखा जाए तो सितंबर में तो ब्रिक्स की बैठक होने जा रही है और भारत में ही इसकी बैठक होगी, जिसमें चीन के भी शामिल होने की बात है। और क्वाड की बैठक चल रही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने जो खास तौर पे इस बात को उठाया है, इस संकट के बारे में बात कही है, तो ये एक कह सकते हैं क्वाड की भूमिका। क्वाड इसीलिए बना ही था कि चीन की जो प्रभुता है उसको कम करना, चीन का जो डोमिनेंस है, उसका जो इकोनॉमिक डोमिनेंस है, टेक्नोलॉजिकल उसका जो एज है, उसको रोकना। क्योंकि चीन पूरी दुनिया पर हावी होना चाहता है। यही कहीं ना कहीं एटीट्यूड या यही मनोवृत्ति तो अमेरिका की भी रही है। अमेरिका की जो एक आर्थिक दादागिरी रही है कह सकते हैं, उसने अगर पहले तो टैरिफ वार शुरू की और टैरिफ वार का जो एक उसकी जो परिणति हुई वो खुले युद्ध के रूप में हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की परिस्थितियां आर्थिक परिस्थितियों को लें और वैश्विक भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उसमें ऐसा मुझे लगता है आर्थिक विश्लेषण के आधार पर कि अगले 10 सालों में यानी 1 दशक तक विश्व में इस प्रकार की भू राजनीतिक अस्थिरता बनी रहेगी। और इसके चलते जो महंगाई है, खास तौर पर महंगाई भारत के लिए अगर देखें, महंगाई पूरी दुनिया में हावी रहेगी। भारत के लिए लें तो फ्यूल है, फर्टिलाइजर है, इस प्रकार अगर दबाव बना रहा तो ये इस मुश्किलें बढ़ेंगी। ये हमारे ऊपर भी का जो एक हमारे ऊपर भी ठीक ठाक प्रभाव पड़ने जा रहा है और पड़ोसियों की जो स्थिति है उसमें अपनी तरह का एक खतरा है, जिसको लेकर के मैं कर्नल दिनेश शर्मा जी के पास जाऊंगा। कर्नल साहब, ऐसा है कि 2 चीजें हैं। एक तो अमेरिका के प्रोस्पेक्ट में देखें तो अपने एक कहावत कही जाती है कि जबरा मारे और रोवे ना दे। तो ईरान की हालत उसने उसी तरीके से कर रखी है कि कुर्सी पे बैठाए है और कह रहा है कि बताओ ऐसा करोगे? वो कह रहा है कर देंगे तो ठीक है, छोड़ दिया, नहीं करेंगे तो अच्छा अभी बताते हैं। एक चीज तो यह है। दूसरा इसका पहलू यह भी है कि ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका को रिजल्ट दिया है, पलट करके मारा है, तो आप दुनिया भर में अपने दादा अपनी तरीके के थे और एक दुबले पतले आदमी ने आपको दिया रा के एक उल्टा कंटाप, जिसको अपने यहां देसी भाषा में कहते हैं। अब अमेरिका के सामने चुनौती यह है कि अपनी नाक दुनिया के सामने कैसे बचाए। किरोड़ी साहब का कहना है कि मिलिट्री एक्शन पर वो जाने को बहुत जल्दी तैयार नहीं होगा, वो बहुत मुश्किल केस हो रहा है जो वहां की भौगोलिक परिस्थिति उस लिहाज से। ऐसी स्थिति में अमेरिका के सामने विकल्प बचते क्या हैं? जिस तरीके से वो पटाखे फोड़ रहा है, कभी कि नाव आप वो सुरंग बिछा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये लड़ेगा या रास्ता ढूंढ रहा है? शेखर साहब, ऐसी बात है कि इस समय हम बातचीत की बात को तो एक तरफ कर देते हैं, क्योंकि बातचीत जो है पिछले कई हफ्तों से जो है रोजाना जो है कोई ना कोई नए बयान आ जाते हैं। ट्रंप साहब कहते हैं कि बहुत ज्यादा तक हमारी बातचीत और हमारे मामले जो है सुलझ गए हैं, फाइनल डील हम बहुत जल्दी ही शीघ्र ही बताने वाले हैं। और इस किस्म की कुछ खबरें जो है ईरान से भी आती रहती है, तो उनका बारे में कोई भी कियास नहीं लगाया जा सकता कि इनकी बातचीत जो है किसी मोड़ के ऊपर पहुंचेगी। नहीं, साहब, अभी अमेरिका के बारे ये जो बात आपने कही है, मैं अपने दर्शकों को बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति का एक बयान सुबह आता है जब अमेरिका में सूरज चढ़ रहा होता है, और दूसरा बयान आता है जब वहां डूब रहा होता है। अब स्थिति है कि जब वहां पे सूरज डूब रहा होता है तो भारत में शेयर बाजार खुल रहा होता है, और जब यहां पे डूब रहा होता है तो वहां पे खुल रहा होता है। तो उनका जो बयान सुबह और शाम का आप कंपैरिजन करेंगे तो उनका शेयर बाजार कैसे बढ़े, पूरा डिक्टेटर इसका रहता है, और बाकी वर्ल्ड इकोनॉमी किस तरीके से धराशायी हो जाए, ट्रंप का बयान शाम को यानी सोते समय उस तरीके का रहता है। अब आप अपनी बात कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ सहमत हूं, और इसके जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है कि उनकी स्टेटमेंट के बाद जो है किस प्रकार से शेयर बाजार के अंदर उथल पुथल होती है। और इसी के साथ मैं ऐड करना चाहता हूं कि उनके डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इस बात का नोटिस किया और वहां पर इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है।
अब बात कर लेते हैं अमेरिका की, और मैं अमेरिका की बात करूंगा एक सैनिक होने के नाते। अभी जो है अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो वहां से जब तक एनरिच यूरेनियम का कोई मामला सुधर नहीं जाता, वो वापस जाता है तो वो उसकी एक प्रकार से हार मानी जाएगी। तो मेरा यह मानना है कि देखिए, जैसे करोड़ी साहब ने बता दिया कि ईरान के अंदर उनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां पे आप ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च नहीं कर सकते हैं। पहाड़ी इलाका, रेत है वहां तक, फिर उसके बाद आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, आपकी लॉजिस्टिक्स लाइन जो है, तो एक प्रकार से बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। वो तो आप इस वाले ऑप्शन को आप नहीं फॉलो कर सकते हैं। अब क्या हो सकता है, जो मैं सोच सकता हूं कि इनकी बातचीत जो है और एक हफ्ते में जैसे भी निकल के आती है, उसके बाद अमेरिका क्या करेगा, इमीडिएटली जो है, जैसा कि वो इंडिकेशन देते आ रहे हैं, वो इमीडिएटली जो है एयर अटैक करेंगे, उनके इंस्टॉलेशन को जो है बर्बाद करेंगे, और बैकडोर से जो है बातचीत होगी, उसमें दोनों पार्टी जो है एग्री हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब की आप एनरिच यूरेनियम को अपने देश में ही रखिए, लेकिन ये इंटरनेशनल बॉडी के वॉच में रहेगा, इसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है मॉनिटर करेगी, कैमरे लगाए जाएंगे, और कुछ इस प्रकार की बात करके जो है अमेरिका वहां से जो है स्ट्रेटेजिकली विड्रॉल करेगा। अदरवाइज इसके अलावा अगर आप कहें कि फुल फ्लैज युद्ध किसी भी हालत में नहीं होगा, लिमिटेड युद्ध होगा, क्योंकि खाड़ी देश जो है वो भी नहीं चाहते हैं कि ये युद्ध जो है फुल फ्लैज एक वार हो, क्योंकि अब उनके अपने इंटरेस्ट है। दूसरा जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब का जिस प्रकार से उनका फेलियर हुआ है चीन के अंदर, जिस प्रकार की मैं कहूंगा कि उनकी बेइज्जती हुई है, अब उन्होंने कोई ना कोई नैरेटिव जो है वो बना रहे हैं, नैरेटिव बनाएंगे ताकि उनके इस फेलियर के ऊपर से उनके देश की जनता का और वर्ल्ड का ध्यान एक तरफ से बढ़ जाए। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि अमेरिका एक बार इजराइल की मदद के साथ एक बार लिमिटेड, जिसे लिमिटेड वॉरफेयर कहते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए जो है अटैक होगा, और उसके बाद कोई बातचीत होगी। उसके बाद जो है ईरान जो है वर्ल्ड के सामने कह सकता है कि देखिए मैंने सरेंडर नहीं किया, मैंने घुटने नहीं टेके हैं। अमेरिका कह सकता है कि हमने उसके एनरिच यूरेनियम के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल कर लिया है और हमने उन्हें टैक्टिकली बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, और दोनों के दोनों जो है विन विन सिचुएशन के तौर के ऊपर जो है अपने आप को पूरे वर्ल्ड के सामने साबित करेंगे। और आज की तारीख के अंदर इसके अलावा जो है मुझे किसी प्रकार का कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। जी शेखर जी। ठीक बात है, कर्नल साहब ने अपनी बात रखी है, और जिस युद्ध की एक कंट्रोल्ड वॉर जो मतलब एक बार फिर से जिस युद्ध की बात हुई है, मेरा अपना आकलन ऐसा है कि परसों बकरीद निकल जाए और उसके बाद मेरे ख्याल से अमेरिका अपना रंग दिखाएगा। ये एक प्रोबेबिलिटी है। इस तरीके की सूचनाएं भी इस समय मार्केट में फ्लोट कर रही हैं। रत्ना पांडे जी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। रत्ना जी, अमेरिका और भारत के जो रिश्ते रहे हैं, लंबा अनुभव, चूंकि आपकी सरकार रही है 50-60 साल इस देश में, भारत और अमेरिका के जिस तरीके के रिश्ते रहे हैं, उन चीजों को देखते हुए आपको क्या लगता है, और अमेरिका की जो तबीयत रही है उसको समझते हुए कांग्रेस क्या सोच रही है एज ए प्रमुख विपक्षी दल भारत का होने के नाते, कि स्टेप्स किस तरीके के रहेंगे और भारत को उन जगहों पर उस समय पर किस तरीके के प्रिकॉशंस और एक्शंस करने चाहिए? जी, आप सभी को नमस्कार के साथ मैं ये पहले कहूंगी कि अमेरिका हमारा हमेशा एक अच्छा कूटनीतिक देश रहा, लेकिन कभी वो देश पर हावी नहीं हुआ। ये मोदी जी का रिजीम है कि अमेरिका हम पर हावी है। इंदिरा गांधी जी हो या बाकी प्रधानमंत्री रहे हो, तो हमारी विदेश नीति में कभी भी अमेरिका हावी होकर नहीं आया, भले वो वर्ल्ड ऑर्डर में अपने आप को नेता और सुप्रीम दिखाते रहा। वर्तमान की बात है तो जब शुरू हुआ था तब भी हमारी तटस्थ पॉलिसी है ना, भारत गुटनिरपेक्ष टाइप से रहना चाहिए था, लेकिन फिर भी चाहते थे, क्योंकि अमेरिका ने एक टेररिस्ट टाइप का अटैक किया ईरान पर, जो उसके प्रमुख को मारने के उद्देश्य से, उसके देश में सत्ता परिवर्तन के उद्देश्य से, उसके बेसिक वैल्यूएबल एसेट्स को हड़पने के उद्देश्य से। बाकी और कोई रीजन नहीं था वहां पर उस वक्त लड़ाई करने का। अमेरिका साम्राज्यवादी, अपनी उसकी एक पॉलिसी है, उसे साम्राज्य विस्तार करना है।
तो वो उसके लिए उसे चाहिए ही कि मैं अपना बढ़ाता चलूं। और तभी कांग्रेस ने ये प्रस्ताव दिया था कि हमें एटलीस्ट इस जो आतंक फैलाया है अमेरिका ने, इसका विरोध खुले रूप से करना चाहिए कि ईरान हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। हमें ईरान जब तेल सस्ता देता था प्लस हम अपने रुपए में खरीदते थे और हमें 60 दिन का ग्रेस पीरियड भी मिलता था, पैसा हमारे ही देश में वो इन्वेस्ट भी करता था। तो इतने फायदे होने के बावजूद अगर आपके मित्र के साथ कुछ गलत हो रहा है तो मोदी जी ने जो चुप्पी रखी वो बेहद शर्मनाक थी। और आज के भी स्टैंड में अब तो कुछ नहीं कर सकते। इजराइल ने, नेतन्याहू ने कल मोदी जी को कहा ही है कि IRGC का प्रतिबंधित कीजिए जैसे 44 देशों ने कर रखा है। अब अगर मोदी जी IRGC को, ईरान की जो मिलिट्री कह लीजिए वो है, उसको अगर प्रतिबंधित करने का अब फैसला लेते हैं तो हेड ऑन होगा ना ईरान से हमारा, रिश्ते और खटास में जा रहे हैं। अमेरिका किसी का भी फेथफुल फ्रेंड कभी नहीं रहेगा क्योंकि उसकी टेंडेंसी है, उसकी एकमात्र लक्ष्य है कि मुझे सुप्रीम बने रहना चाहिए। तो इसलिए वो कभी भी रिलायबल ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स की लिस्ट में नहीं आ सकता। जस्ट 1-to-1 रिश्ते उससे निभाने चाहिए थे, लेकिन मोदी जी गलती कर चुके हैं। बहुत सारी वजह हैं उसके पीछे, अडानी से लेके एप्स्टेन फाइल्स तक, कि मोदी जी आज भी जब वो हमें डायरेक्ट हिट करता है तब नहीं बोलते, तो ईरान को हिट कर रहा है तो मोदी जी से अपेक्षा ही करना बेकार है कि मोदी जी ईरान के सपोर्ट में, सपोर्ट इन द सेंस की रॉन्ग साइड ऑन द टेररिज्म हमें खड़ा। हमने अपने टेररिज्म के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक प्रपंच फैलाया कि हमने सारे सांसद हर देश में भेज भेज के बताया कि पाकिस्तान टेरर कंट्री है, लेकिन क्या हुआ, किसी ने माना नहीं मोदी जी की बात को। तो ये हमारा क्रेडिट है जो हमने पिछले 12 साल में अर्न किया है, क्योंकि आप सबके दोस्त होते हैं ना, तो आप किसी के दोस्त नहीं होते। इसका एक पहलू और भी है रत्ना जी, मैं चूंकि आपने ये बात छेड़ी है तो मैं इसको कह दूंगा कि अक्रॉस द पार्टीज वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो माननीय सांसद भेजे गए थे और सभी पार्टियों का दल था, किसी एक पार्टी का नहीं था, तो क्या हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे देश के माननीय सांसदों के अंदर वो कन्विंसिंग पावर नहीं है कि वो भारत का पक्ष इतनी मजबूती के साथ में दुनिया में रख पाए कि कम से कम सरकार अपनी जगह पे है लेकिन भारत का पक्ष तो मजबूत रख सकें? एग्जैक्टली पक्ष कब रख सकते हैं? जब पक्ष में दम होगा तब ना। आप बेसिकली सरेंडर करके लौट रहे हैं। अरे चले गए थे भाई इस्लामाबाद में, झंडा तो फहराए आते, 10 मिनट के लिए आपने झंडा तक नहीं फहराया, आप लौट आए क्योंकि आप उसका ऑयल बेस था वहां, उसने अपनी जो भी ट्रंप ने पीछे से स्ट्रेटजी लगाई, आप चुपचाप आ गए। और हमें सरेंडर की किसने दी? क्या विश्व नहीं देखता कि हमें सरेंडर की सूचना ट्रंप के द्वारा दी गई? तो इससे आप जब मान लीजिए मेरी टीम कमजोर है तो टीम का हर लीडर, हर मेंबर लीडर के अकॉर्डिंग कमजोर ही माना जाएगा। अगर हम सच में जीत के आए होते वो ऑपरेशन सिंदूर की, हमने तो आतंकवादी पकड़ा ही नहीं, हमने आतंकवादियों का जिक्र भी नहीं किया, हमने सीधे अटैक किया, अटैक में हम असफल रहे, कुछ भी नहीं किया। उसका उद्देश्य क्या था? ना तो आप उन आतंकवादियों को आज तक ढूंढ पाए जो पहलगाम के आतंकी थे, जिन पर बेसिक फोकस होना चाहिए था। आप बीटिंग अबाउट द बुश करके आपके बयान से, अच्छा रत्ना जी एक चीज और भी है, अब जो आप बात कह रही हैं, जो तर्क आपने रखा है, उससे मतलब इंडियन प्रोस्पेक्ट में जनता क्या सोचेगी वो तो अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान इस बात पर बल्ले बल्ले कर सकता है या खुश हो सकता है कि देखो कांग्रेस के एक प्रवक्ता हमारे फेवर में या हमारे पक्ष से बोल रही हैं और भारत को कमजोर खुद ही बता रही हैं। तो इंटरनेशनली इसका जो प्रभाव है, क्या उसकी चिंता भी हमें करनी पड़ेगी या नहीं? मतलब आपके हिसाब से सब ठीक है? जब आप एनालिसिस करते हैं तो फेयर एनालिसिस ये होती है कि आप अपनी कमजोरी को भी ईमानदारी से गिने। अच्छा ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर ये ब्लंट एनालिसिस होती है कि मैं केवल अपने गुण गाते जाऊं, जो मैंने गुण गाए लेकिन किसी ने नहीं माना, बल्कि पाकिस्तान पर टेररिज्म का जो हम तमगा टांगना चाहते थे वो नहीं टंगवा पाए। ठीक है, इस सवाल को हम ठीक है हम इस जगह पे रोकते हैं, इस चीज को हम आगे एक्सपर्ट्स के साथ में भी डिस्कस करते हैं। अभी मैं अनिल जी के पास जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। अनिल जी, 2 बड़े सवाल हैं, बाकी चीजों के लिए मैं एक्सपर्ट के पास जाऊंगा, आप उसका जवाब मत दीजिएगा जो अभी रत्ना जी ने बात लास्ट में कही है। मैं चूंकि वरना पॉलिटिकल बहस हो जाएगी,
मैं ये चाहता हूं कि आप अमेरिका के साथ जो वर्तमान भारत सरकार है वो किस तरीके से अपने रिश्तों को आगे बढ़ा रही है और जो इंपैक्ट इंडियन पॉपुलेशन पर आ रहा है उसको लेकर के जो आपकी सोच है, एक तो उसको सामने रखिए ताकि हमें भी समझ में आए कि मोदी साहब क्या कर रहे हैं, देश को भी समझ में आए। दूसरी चीज यह है कि जिस तरीके की स्थिति इस समय बनी हुई है अमेरिका और ईरान के बीच में, उस लिहाज से भारत दोनों ही जगहों पर अपनी पहुंच रखता है अगर मोदी जी के परिप्रेक्ष्य में देखें, क्योंकि इजराइल से भी उनका एक तीसरा कनेक्शन है। तो उस लिहाज से आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो किस तरीके की है, थोड़ा इसको बताएं ताकि देश समझ पाए। अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। शेखर जी, जो आपने कहा मैं उस पर सीमित रहूंगा क्योंकि मैं वार्ता को सार्थक वार्ता चाहता हूं। हाँ, बिना बातों की चिल्लाहट से नहीं। वो ठीक है। आपने एक ये स्पष्ट कहा कि अमेरिका के बारे में हमारा क्या कहना। हमारी भी जो सोच है, हमारी जो नीति है वो सिर्फ ये है कि सबसे पहले अपने देश का हित, सबसे पहले अपने देश के 140 करोड़ लोगों का हित, और उसके अंदर हमारे सामने कोई भी हो, अमेरिका हो या रूस हो या ईरान हो या कोई भी हो, हम हर बात को केंद्र बिंदु अपने देश की आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार फैसला लेते। मैं एक बड़ा स्पष्ट है कि हम किसी भी कीमत पर अमेरिका का सम्मान करना अलग बात है, अमेरिका से दबना अलग बात। हम किसी भी कीमत पर अमेरिका से नहीं दबते। ये जग जाहिर है कि अमेरिका के विरोध के बावजूद भी हमने रूस से तेल खरीदा। ये जग जाहिर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री जी को इनवाइट करा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस समय नम्रता के साथ उनके निमंत्रण को ठुकराया। शायद किसी देश की हिम्मत नहीं है जो भारत ने करके दिखाया। और इसी तरीके से आप एक बात और कहेंगे कि अमेरिका ने जो भी दावे करे, जो भी झूठे दावे करे, सच्चे दावे करे, भारत ने शांतिपूर्वक अपने तरीके से उन सबका जवाब दिया। तो अगर हम इस बात को देखें तो हम अपने हित को देखते हैं, हमारे हित कहां पर है। जहां तक ईरान, इजराइल, अमेरिका, हमारे सबसे संबंध आज भी ठीक हैं, हमारे खराब किसी से भी संबंध नहीं, लेकिन उन संबंधों में भी हम किसी एक का पक्ष लेकर के, किसी एक के खिलाफ खड़े होकर के, हमारे सामने 140 करोड़ जो लोग हैं, भारत के निवासी हैं, उनको कम से कम समस्या में, इस विकट परिस्थिति में कैसे सामना करें। उसके लिए आप देख रहे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील करी है, उस अपील को भी इस बात को ध्यान में रखते हुए करा कि विदेशी दबाव में हम ना आए, हम अपने आप में आत्मनिर्भर होकर के आगे बढ़ें। और उसके अंदर भी जैसे हमें पेट्रोल के ऊपर भी, जो डीजल के ऊपर भी या सीएनजी के ऊपर, कैसे उनके ऊपर आत्मनिर्भरता हमारी कम हो, उन पर निर्भरता कम हो, हम अपने आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ें। चाहे उसको बचत के रूप में भी कह सकते हैं कि हमने बचत के रूप में आह्वान किया है, आप ये भी कह सकते हैं अन्य विकल्पों पर भी भारत ने विचार करा और उस पर काम भी शुरू करा है। हम किसी भी कीमत पर पैनिक पैदा होना नहीं देना चाहते, हम किसी भी कीमत पर भारत के हितों के साथ समझौता करना नहीं चाहते। माननीय विपक्षी दल जो कुछ कहे तो उसका काम सिर्फ पैनिक फैलाना है, उसका काम मौके को तलाशना है। और जब आप इससे पहले भी कही कि आपने पड़ोसी देशों की तरफ भी देखना चाहिए, मेरा तो ये मानना है कि सबसे पहले हमारे देश के जो पॉलिटिशियन हैं उनको भी ये देखना चाहिए। आज ऐसी विकट परिस्थिति में, इस परिस्थिति में भारत जिस तरीके से बिल्कुल चल रहा है, संतुलित रूप से चल रहा है, और अगर हम तुलनात्मक देखा जाए तो चाहे महंगाई का मामला है या बाकी और जितने भी मामले हैं, सब मामलों में भारत फिर भी और देशों के मुकाबले पर ठीक हालत में है। मैं ये नहीं कहता बढ़िया हालत है, लेकिन उनके मुकाबले पर हम, ठीक है, आप कंपैरेटिवली कह रहे हैं कि बेटर है। अब एक चीज मुझे छोटी सी और बताएं, फिर मैं आगे बढ़ाऊं चर्चा को। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जैसे ईरान तो खुद को बचा रहा है, इजराइल ये चाहता है कि उसको एक मान्यता मिल जाए, अमेरिका अपनी इकोनॉमी को लेकर के जिस तरीके की कवायद करता आया है वो सबके सामने, अभी भी वो अपना फायदा उस तरीके से देख ही रहा है। दुनिया इस पूरे युद्ध की विभीषिका झेल रही है। भारत किसी जगह पर कुछ अपने इस आपदा में कोई अवसर भी है
मतलब जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, इस आपदा में भी कोई अवसर बीजेपी ने तलाशा है अपने लिए? निश्चित तौर पर आपदा में अवसर का जहां तक सवाल है, जब भी मौका मिलेगा उसको अवसर के रूप में आएगा भी, और हम बताएंगे, आपको दिखाई भी देगा। लेकिन आज बड़ा स्पष्ट है कि हमारे अमेरिका से जो भी संबंध है, इजराइल से जो भी संबंध है, ईरान से जो भी संबंध है, उन सब में अपने हितों को ध्यान में रखते हुए हमें अमेरिका का हित नहीं साधना, हमें ईरान के हित नहीं साधना, हमें इजराइल के हित नहीं साधना, हमें अपना हित साध करके आगे बढ़ना है। और जहां तक इसमें आपदा में अवसर की बात है, आपदा में अवसर भी जब भी तलाशा जाता है जब सामने वाली पार्टियां भी कहीं ना कहीं ये भारत की तरफ देखें कि भाई हमको इसमें इस विषय पर, इस समस्या से हटाने के लिए हम पाकिस्तान बन करके, मतलब जिसको हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो एक तरह से दलाली कह लो या एक दूसरे के सिर्फ पोस्टमैन का काम करा, यहाँ की बात वहां पहुंचाई, वहां की बात वहां पहुंचाई, कुछ सच्ची पहुंचाई, कहीं झूठी पहुंचाई, तो उससे जो पाकिस्तान की किरकिरी हुई है, भारत निश्चित तौर पर बिल्कुल संयमित रूप से चल करके और जहां भी अवसर मिलेगा और उसमें भारत को जो भी करना है भारत करेगा। ठीक है, आपने जो बात कही है, अब मैं इस चर्चा में कर्नल दिनेश शर्मा जी आपसे और किरोड़ी साहब से, दोनों लोगों से एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि जो बात अभी रत्ना जी ने एक जिम्मेदार प्रवक्ता और कांग्रेस की लीडर होने के नाते कही है ऑपरेशन सिंदूर पर, चाहे वो हमारे सांसदों का विदेश जाना रहा हो या हमारे सेना के पराक्रम की बात रही हो, एक एक करके अपनी बात रख दें, क्योंकि एक पक्ष ही गया है और आप दोनों लोग इन चीजों के मर्मज्ञ हैं, आप ही विशेषज्ञ हैं आज की इस चर्चा में। तो कर्नल साहब, पहले आप सेना का पक्ष रख दें। ऑपरेशन सिंदूर में जो एलिगेशन अभी कांग्रेस की तरफ से आया है उस पर सेना का क्या कहना है? शेखर जी, जिस समय मैं 19 बरस का था तो मैं भारतीय सेना मैंने ज्वाइन कर ली थी, ट्रेनिंग वगैरह, और उसके बाद तकरीबन जो है 35 बरस तक मैं फौज में रहा, अल्टीमेटली कर्नल रिटायर हुआ हूं। तो मैं जिस दिन सेना के अंदर गया था, हमें एक चीज सिखाई जाती है कि भारत की सेना जो होती है वो किसी पार्टी की सेना नहीं होती है, वो होती है केंद्र के अंदर बैठी हुई जो सरकार होती है वो उसकी सेना होती है। तो इसलिए अगर आप मुझसे मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो मैं अपना ओपिनियन बता दूंगा, लेकिन मैं किसी बुद्धिजीवी द्वारा सेना के पराक्रम के ऊपर या मेरे पराक्रम के ऊपर अगर प्रश्न चिन्ह लगता है तो मैं उसका जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। हां, आप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर लेते हैं। जितना कि मुझे ज्ञान है, चंद एक चीजें जो होती हैं उसके हम पार्टी नहीं होते हैं, लेकिन सेना के अंदर जो भी बात होती है वो तकरीबन जो है वर्ड ऑफ माउथ जो है फैल जाती है। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है हमें जो टास्क दिया गया था, हमें दो जो मिलिट्री टास्क दिए गए थे, उसमें पहला टास्क ये था कि हमने जो है उनके टेररिस्ट कैंप्स को बर्बाद करना है, हमने कोई कोलेटरल डैमेजेस नहीं करनी है, और हमने अपना काम जल्दी से जल्दी खत्म करने के बाद जो है उस ऑपरेशन को खत्म करना है, ये हमें टास्क मिला था। लेकिन जिस समय हमने जो है भागलपुर के अंदर और बाकी जगह पंजाब के अंदर जो उनके मुरीद के और बाकी जगह के ऊपर अटैक किया था, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा शॉक एक्शन था। पाकिस्तान में हमेशा ये मिथ रहता था कि भारत जब भी रिटेलिएट करेगा वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर करेगा, वो उनकी मेनलैंड के अंदर नहीं करेगा। तो हमने वहां पर किया। इससे हमें साइकोलॉजिकल जो अपर हैंड मिला कि जो वहां के टेररिस्ट थे, जहां जो पोटेंशियल टेररिस्ट हैं, उनके दिलों के अंदर भी एक प्रकार का भय पैदा करने के अंदर भारतीय सेना कामयाब हो गई कि वो पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान सेना के संरक्षण में रहें या आईएस के संरक्षण में रहें, अगर भारत चाहेगा तो उन्हें वहां पर टारगेट कर देगा। ये हुआ। तीसरा, उसके बाद पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट किया, हमारे तकरीबन 19 के करीब जो है हमारी जगहों के ऊपर उन्होंने अपना जो ड्रोन अटैक और बाकी जो हमले किए थे उनको जो है हमने नलीफाई किया था। और एक मिसाइल जो उन्होंने फायर करने की कोशिश की थी दिल्ली के अंदर, तो वो शायद हमने हरियाणा के अंदर बीच में ही उसको गिरा दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ था कि हमने मेन जो है उनके 9 एयर बेसिस को बर्बाद किया, जो कि
सैटेलाइट पिक्चर है, वेस्टर्न मीडिया ने बताया हुआ है। और एक चीज मैं फाइनल कंक्लूडिंग मेरा स्टेटमेंट है, भारतीय सेना इलेक्टेड डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट की भारतीय सेना है। हम किसी सूबे की या किसी पार्टी की भारतीय सेना नहीं ना बनस्पत। ठीक है कर्नल साहब, आपने बहुत ही परिपक्व तरीके से। एक सेकंड शेखर साहब जी, शेखर साहब एक सेकंड, अब दिल पे चोट लगी है तो बात पूरी करने दीजिए आप। भारत की सेना झूठ नहीं बोलती। भारत की सेना अपनी कमियों को या अपने कामों को जो है झूठे तौर के ऊपर अपनी जनता के सामने हम प्रस्तुत नहीं करते हैं, क्योंकि हमें शक्ति मिलती है हमारे देश की जनता से। जी शेखर साहब, खत्म कर दी मैंने बात। ठीक है कर्नल साहब, आपने अपनी बात बहुत ही परिपक्व और अच्छे तरह से रखी है। अभी आता हूं रत्ना जी, विदेश मामले भी बचे हुए हैं। किरोड़ी साहब, जब हमारे देश के माननीय सांसद अक्रॉस द पार्टीज ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया में जाकर के भारत का पक्ष रख रहे थे, तो इसको कांग्रेस का कहना है कि भारत डिफेम ही था, डिफेम ही हुआ। आप एज ए एक्सपर्ट इस पर क्या टिप्पणी देंगे? देखिए शेखर साहब, ये मैं डिफेम तो नहीं कहूंगा, भारत न डिफेम था न डिफेम हुआ है। हमारी फोर्सेज हैं वो कंप्लीटली प्रोफेशनल हैं, उनका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। जैसे पाकिस्तान की फोर्सेज हैं वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है, पॉलिटिकली एफिलिएटेड है। और जिस तरह से इमरान खान को हटाया और अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की फोर्सेज में है, क्योंकि जैसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो पहले पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर की तरह बातचीत कर रहे हैं और अमेरिका उनको भी बढ़ावा दे रहा है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो आर्मी चीफ उनके परछाई की तरह साथ जाता है। उस तरह की फोर्सेज हमारे नहीं है। हमारे फोर्सेज को जो टास्क दिया जाता है वो कंप्लीट प्रोफेशनल तरीके से सक्सेसफुली पूरा करते हैं। तो फोर्सेज को लेके नहीं है। पॉलिटिकल लेवल पे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एक मैकेनिज्म है हमारे यहाँ, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। कोई बड़ा मुद्दा होता है, पूरे देश को लेके मुद्दा होता है, तो उस मुद्दे में ऑल पार्टी मीटिंग होती है। वो मैकेनिज्म कमजोर हुई है पिछले कुछ सालों से, ऐसा लग रहा है। एक बार हुई थी अभी जब पाकिस्तान के लिए दलाल वर्ड यूज हो गया था हमारे विदेश मंत्री से, उसमें प्रधानमंत्री नहीं थे ऑल पार्टी मीटिंग में, और अपोजिशन ने कुछ ज्यादा बोलने की कोशिश की तो पाकिस्तान में मामले को घेरने की कोशिश की। पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा था तो वो डिप्लोमेटिक तो था, वो इतना डिप्लोमेटिक वर्ड नहीं था कि क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह का वर्ड यूज हो। लेकिन जो मैकेनिज्म है ऑल पार्टी वाला वो हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के पास ऑल पार्टी डेलीगेशन गया, बहुत अच्छा स्टेप था। उसकी सफलता असफलता को लेके असेसमेंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन स्टेप अच्छा था। उसी तरह के स्टेप अगर हम हर मामले में रखें, ऑल पार्टी में बातचीत करें, मिलकर बात करें देश के मुद्दों के लिए, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा होगा। तो उस मैकेनिज्म को और अधिक स्ट्रॉन्ग बनाएं तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है हिंदुस्तान में। क्योंकि हिंदुस्तान की जिसको हम कहते हैं कि प्रतिष्ठा कम हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि भारत की नीति अब दुनिया के जो कॉन्फ्लिक्ट के मुद्दे हैं उनमें भारत प्रोएक्टिव नहीं है, अपनी भूमिका नहीं निभा रहा। क्यों नहीं निभा रहा है? भारत अपनी आंतरिक सामर्थ्य को, इंटरनल स्ट्रेंथ को, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने में लगा हुआ है। इसलिए भारत दुनिया के देशों से जो रिश्ते बना रहा है आंतरिक सामर्थ्य बढ़ाने के लिए बना रहा है, न कि अभी कॉन्फ्लिक्ट्स में कहीं इन्वॉल्वमेंट हो। तो इसीलिए न यूक्रेन में इन्वॉल्व है, न इजराइल या जो हमास के मामले में है, न ईरान अमेरिका के मामले में है। भारत कोई प्रोएक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहा। हाँ, भारत एक चीज जरूर कहता है कि दुनिया के लिए यह अच्छा है कि आप संवाद से और कूटनीति से समस्याओं का समाधान करें, बस इतना है। ठीक है, आपने पॉइंट रख दिया है रत्ना जी, मैं आखिरी हिस्से में हूं और अब उस विषय को छोड़ देते हैं। जो पॉइंट यहां पर किरोड़ी साहब ने रखा है, उनका कहना यह है कि भारत अपनी इंटरनल ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। मसलन हम अगर मान लीजिए इसी क्राइसिस के पीरियड को देखें तो चाइना के पास जितना तेल और गैस का स्टोरेज करने की क्षमता है, जिस तरीके से वो कच्चे तेल को आयात करके और अपने यहां स्टोर कर लेता है, भारत उस चीज में पीछे है। मतलब अगर वो 6 महीने का करता है तो हम 40-45 दिन का ही कर पाते हैं। और ये
10 साल या 15 साल की बात नहीं है, ये हमारी आजादी के बाद से विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है। तो अगर ये इंटरनल जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने में लगे हैं तो हम बाहर के कॉन्फ्लिक्ट में पड़ते नहीं, जहां से जिसको जो फायदा हम ले पाएंगे हम उसको लेंगे। अभी आपको लगता है कि इन चीजों में जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कम से कम उनका रुख क्या रहेगा, या कांग्रेस का रुख इस चीज पर क्या है? मैं सिर्फ एक बात पहले के परिप्रेक्ष्य में क्लियर करना चाहती हूं। मैंने सेना का तो नाम ही नहीं लिया। मैंने ये कहा कि जब वहां कराची तक पहुंच गए थे तो झंडा फहराना चाहिए, तो देश के प्रधानमंत्री जी की कमजोरी थी और इसका उदाहरण पहले से है, भी नरवणे जी लिख चुके हैं। सेना के साथ कांग्रेस चट्टान की तरह खड़ी है। रत्ना जी आप प्लीज उस चीज को वहीं पर रोक दीजिए, मेरे पास समय नहीं बचेगा फिर। हमारे नहीं, आज मेरी चर्चा उस पर थी नहीं, ये तो आप लोगों को ध्यान करना पड़ेगा, मेरी चर्चा उस पर थी नहीं। ठीक है रत्ना जी, स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं है, आप बोल रहे हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं है। ठीक है, इस चीज को रोक दीजिए। नहीं, ठीक है अनिल जी, मेरा सवाल आपसे अब, अनिल जी मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूं, मेरा सवाल अब आपसे है, इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जिस तरीके की कवायद मोदी सरकार कर रही है या भारत सरकार कर रही है, करेरू साहब का कहना है कि उसकी वजह से दुनिया में कहां क्या किसका बन बिगड़ रहा है, हमारा ध्यान इतना उस पर नहीं है कि हम तुम्हारे मतलब जिसको कहते हैं ना कि पड़ी लकड़ी उठा लो, तुम लड़ रहे हो लड़ो, हमें तुमसे क्या फायदा लेना ये हम पता कर रहे हैं। तो अभी सवाल इस बात का है कि जो हमारी इंटरनल ताकत है उसको बढ़ाने में जिस तरीके की स्थितियां हैं, आप देश को क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि इस आपदा में जो अवसर बन रहा है उसको बीजेपी किस तरह से लेके चल रही है? वापस सवाल वही, मतलब शब्द वही। एक सेकंड रत्ना जी प्लीज, रत्ना जी प्लीज। शेखर जी बड़ा स्पष्ट है कि हम अपनी जो निर्भरता है वो कम कर रहे हैं। हम अपनी निर्भरता कम करने के बाद में हम निश्चित तौर पर अपने जो खर्चे हैं उसमें कैसे कटौती करी जाए, उसके अंदर चाहे वो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें, चाहे बाकी और चीजों का इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करके किस तरीके से हम बचत करें, किस तरीके से अपना स्टॉक को बढ़ाएं, उन सब कामों पर हम युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। और निश्चित तौर पर इसमें एक बात और है कि जोड़ना चाहते हैं, हम अपने आप को मजबूत करने के लिए सैन्य आधार पर, हथियार बनाने के आधार पर, हथियार खरीदने के आधार पर, हम अपनी रक्षा के आधार पर भी हर तरफ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और हर क्षेत्र की चिंता कर रहे हैं, भविष्य को ध्यान में रखते हुए। भविष्य को ध्यान में रखते हुए बचत की बात भी कर रहे हैं, भविष्य को ध्यान में रखते हुए युद्ध की स्थिति से भी आती है, तो उसका मुकाबला करने की तैयारी के साथ। अनिल जी हमारे पास आज वक्त इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रत्ना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एपी तिवारी जी, कर्नल साहब और किरोड़ी साहब, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरे पास वक्त इतना ही था। जो अमेरिका की तरफ से कवायद हो रही है और ईरान जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ये मान करके चलिए कि ये युद्ध इतनी आसानी से और इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। युद्ध खत्म हो या ना हो, युद्ध दोबारा शुरू हो या ना हो, युद्ध की स्थितियां इसी तरीके की बने रहने वाली हैं बहुत दिन तक। और ये स्थितियां अगर बहुत दिन तक बनी रहती हैं तो निश्चित रूप से एक अस्थिरता का जो माहौल दुनिया भर में छाया हुआ है वो बना रहेगा, बरकरार रहेगा। जरूरी यह है जो आज इस शिखर वार्ता में बड़ी चीज निकल करके आई है कि इस दौरान हमें अपने आप को इस लेवल पर ले जाना है, खुद को इस तरीके से तैयार करना है कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो सके। हमें अपनी इंटरनल मजबूती को ध्यान में रखना है और यही आज इस चर्चा का सबसे बड़ा सार है। नमस्कार। अमेरिका ईरान के युद्ध के कारण सप्लाई लाइन प्रभावित, दुनिया के अंदर तमाम क्षेत्रों में तेल की कीमतें आसमान छू रही है। हमारे यहां मुद्दा बनाने का प्रयास, जिस अमेरिका के पास अपनी ऊर्जा के स्रोत हैं, उस अमेरिका में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम दुगने से अधिक हुए हैं। मोदी जी के 12 साल के जश्न मना रहे, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इनको। जो 70 साल में स्पीड नहीं हुई वो आपने 12 साल में कर दी। नाम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कहाँ भैया, रोम में हो कि बांसुरी बजाएंगे, आग लगी हुई है।